नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज़ हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे उत्तर प्रदेश पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2018 वर्ष से हमने शुरुआत की और GS1 के कुछ सवाल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके। अपने इस लेक्चर में हम उसके आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे पेड ग्रुप से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप दिए गए 2 नंबरों में से किसी पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। जो आज का पहला सवाल है और हमारी सीरीज़ का 16वां सवाल है, वो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में या फिर वैश्वीकरण के बारे में। सवाल में पूछा गया है कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं भारत की सामाजिक संरचना पर, इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर पर इस ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो क्योंकि आपसे ये इम्पैक्ट पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के इम्पैक्ट आपको लिखने होंगे। सिर्फ एक किसी भी तरफ अपने आप को सीमित ना रखें। जब तक आप दोनों चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे ये वाला आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा। अब क्योंकि इसमें पहला सवाल ही पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है, तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा सोचने की हमको ज़रूरत है नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे, इसको परिभाषित करके हम अपने उत्तर को शुरू करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए, आप अपने उत्तर को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है तो इंट्रो में क्या कर सकते हैं, एक तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उसके अलावा LPG रिफॉर्म्स हुए थे भारत में, यहाँ पे उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। फिर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इम्पैक्ट रहे हैं, तो इसमें भी आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिखने होंगे। देखिए, अगर यहाँ हम बात करें तो इन इम्पैक्ट्स को हम 2 बड़ी बड़ी हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्रॉस बॉर्डर ओपननेस के क्या क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं, यानी वैश्वीकरण के चलते लोग कल्चर, लैंग्वेजेस, खान पान सभी चीज़ें बॉर्डर क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सकती हैं। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ने जो हमारे कड़े बॉर्डर्स हुआ करते थे उसको ईज आउट कर दिया, जिससे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पाएँ, एक्सचेंज बढ़ पाएँ। तो एक तो हम इस सब हेडिंग में लिख सकते हैं और दूसरा हम फोकस कर सकते हैं सामाजिक क्षेत्र पर, सोशल सेक्टर पर। देखिए, अब जैसे हम बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर का ट्रेड और एक्सचेंज बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए एक्सपोज हो रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट अलग अलग कंट्री के जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे इटली का पिज़्ज़ा खा सकते हैं, चाइना का चाउमीन खा सकते हैं, भारत की पाव भाजी अब अमेरिका में इजीली अवेलेबल है। तो इस तरीके जो टेस्ट है, जो खान पान है, वो आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके अलावा ऐसे लोग जो एक तरह की सोच रखते हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, वो लोग भी एक जगह इकट्ठे होकर अपना एक समूह बना सकते हैं। उससे एक तरीके के आइडियाज़ इमर्ज होंगे, वो देश की तरक्की में कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। उसके अलावा इसी क्रम में जो लैंग्वेजेस हैं वो भी अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आराम से पहुंच सकती हैं। देखिए, भारत में हमारे पास मौका है कोई भी लैंग्वेज सीखने का। हम फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं। यानी अब वो जो सख्त बॉर्डर थे जिसके तहत ये सब एक्सचेंज पॉसिबल नहीं थे, वो अब ग्लोबलाइजेशन ने हटा दिए हैं। पर इसके चलते एक चिंता लोगों के मन में बनी रहती है सबसे पहले कि भाई इतने जो बाहर से प्रभाव आ रहे हैं, बाहर से अलग अलग कल्चर, टेस्ट, खान पान, भाषाएं जो बाहर से आ रही हैं, उसकी वजह से कहीं हमारी इंडिजिनस चीज़ें ना खो जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग बाहर की संस्कृति में इतना रम जाएं कि हम अपनी ही जड़ों को भूल जाएं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये एक चिंताजनक विषय है जो कि वैश्वीकरण के साथ संबंधित है। फिर अगर मैं सोशल सेक्टर की बात करूं तो आपको मालूम है आजकल एजुकेशन की कितनी ज़्यादा
अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो बेहतर जॉब मिलेगा, और क्योंकि विदेशी कंपनी भारत में आसानी से आ सकती हैं, इस वजह से जॉब के अवसर भी बढ़ जाते हैं। पहले जो जाति से संबंधित बैरियर्स थे, कई सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें आपकी कास्ट, आपकी जाति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और आपको आगे नहीं बढ़ने देती थी। लेकिन ये बैरियर्स, ये रुकावटें अब वैश्वीकरण के बाद समाप्त हो चुकी हैं या फिर काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। आजकल आप देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज का प्रचलन है। एक समय जब ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था तो ये करीब करीब असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन अब ये पॉसिबल बनाया है ग्लोबलाइजेशन ने। तो जो बैरियर्स थे कि हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, वो अब टूट गए हैं और लोग आपस में एक दूसरे के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो विचारधारा चल रही थी कि ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पे पेट्रियार्की प्रेवलेंट है, महिलाएं पुरुषों का आर्थिक क्षेत्र में साथ नहीं दे सकती, उनकी बराबरी नहीं कर सकती, वो विचारधारा को भी चुनौती मिली है, वो चैलेंज हुई है। अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ बढ़कर बेहतरीन कार्य कर रही हैं। तो ये आप एक फ्लो चार्ट अपने मन में बना सकते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। फिर अगर आप नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों आप एक बात कर सकते हैं कि इस वजह से क्राइम रेट बढ़ गया है। सबसे पहले जो वेस्टर्न कल्चर है, इसके कारण ड्रग्स का यूजेज बढ़ चुका है। आसानी से अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ड्रग्स सप्लाई हो सकती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़े हैं। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में माइग्रेशन बढ़ गया है। लोगों को एक शहर छोड़ के एक किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है जहाँ पे कोई कंपनी सिचुएटेड होती है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो आज भी महिलाओं के लिए उतने सुरक्षित नहीं हैं, और इस माइग्रेशन के चलते वापस क्राइम रेट कहीं ना कहीं बढ़ा है। उसके अलावा इसी माइग्रेशन के चलते आप देखते हैं आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ती जा रही हैं। एक समय जब संयुक्त परिवार भारत में एक व्यक्ति की नींव हुआ करता था, वो जो परिदृश्य है वो अब बदल चुका है। अब धीरे धीरे करके न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। उसके अलावा क्योंकि बच्चों को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है वो भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता जाता है। इसी के चलते जो परिवार में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनको अकेलापन महसूस होता है, वो परेशान रहते हैं। वो अपने ऐसी उम्र में जब उनको किसी का साथ चाहिए होता है, अकेले छूट जाते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि लोगों को एक चिंता बनी हुई है कि कहीं अपनी हम पारंपरिक जड़ें ना भूल जाएं ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, कहीं वेस्टर्न कल्चर में हम इतने ज़्यादा ना रम जाएं कि हम अपने इंडियन कल्चर को खो बैठें या उसको भूल जाएं। उसके अलावा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो जॉब तो बढ़ी हैं, पर जॉब्स के लिए स्किल्स की भी अब ज़रूरत होने लगी है। जो विदेशी कंपनियां बाहर से इंडिया में आके अपना बेस बनाती हैं, उनको चाहिए स्किल्ड वर्कफोर्स। आपको कौशल का विकास करना पड़ेगा, तभी आप इस इंडस्ट्री में फिट हो पाएंगे। इसके चलते काफ़ी लोग और आमतौर पर महिलाएं जो हैं वो थोड़ा पीछे रह जाती हैं। उसके अलावा जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सके, वो भी पीछे रह जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो देश में इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कीवर्ड दिया गया है सवाल में वो है डिस्कस या फिर विवेचना करना है आपको। इसमें शुरुआत आपको करना है वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए। उसके अलावा जो आगे सवाल में पूछा गया है, कैसे वैश्वीकरण ने भारत की सामाजिक संरचना को बदला है, कैसे उसमें क्या क्या प्रभाव डाले हैं, यहाँ पे उसका उल्लेख आपको करना पड़ेगा। ज़रूरी है कि यहाँ पे आप उदाहरण का इस्तेमाल करें, आंकड़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका जो उत्तर है और प्रभावी बन सके। तो इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, एग्जाम्पल ज़रूर दें, कहीं डेटा मिले तो डेटा उसमें डालें, जिससे कि उत्तर बेहतर बन सके। अब हम यहाँ पे उत्तर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वैश्वीकरण को परिभाषित किया है हमने। क्या होता है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका एक तरीके से एकीकरण हो जाता है, और कैपिटल का, नॉलेज का, विचारों का, मनुष्यों का, उद्योगों का एक फ्री फ्लो स्थापित हो जाता है, मुक्त प्रवाह स्थापित हो जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में।
ये जो लहर है जो वैश्वीकरण की आई है, ये बेसिकली जब से एलपीजी सुधार हुए हैं भारत में उसके बाद से देखी गई है। हालांकि वैश्वीकरण ने भारत की सामाजिक संरचना पे, सामाजिक ताने बाने को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अब ये हम देखते हैं किस तरीके से उसने प्रभावित किया है। सबसे पहले तो सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता उसने पैदा की है, उसको बढ़ाने में वो बहुत मददगार साबित हुआ है। लोग एक दूसरे की संस्कृति जो है सब एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। उसके अलावा क्योंकि इसने ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं, इस वजह से ये एक सोशल जस्टिस के व्हीकल की तरह काम करता है, यानी गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा कल्चरल होमोजेनिटी ये प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह से कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, टेस्ट सब एक जगह पे एकत्रित होते हैं और वहाँ की एग्जिस्टिंग कल्चर, लैंग्वेज और वे ऑफ लाइफ को प्रभावित करते हैं। हालांकि एक यहाँ पे चिंता का विषय ये रहता है कि कहीं इसके आने से बहुमूल्य सांस्कृतिक प्रथाओं की मौलिकता खतरे में ना पड़ जाए, कहीं हम अपनी जड़ों को ना भूल जाएं। फिर ये मददगार साबित होता है ऐसे लोगों को एक साथ लाने में जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को ये साथ लाने में मदद करता है। उसके अलावा जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसका प्रचार बेहतर हुआ है, जिससे ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच बन पाई है। लिटरेसी रेट को बढ़ाने में इस तरीके से ये मदद कर सकता है। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो भारतीय व्यंजन जो है वो दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक बन गए हैं। और कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है वैश्वीकरण के कारण। जब ग्लोबलाइजेशन से हमारे व्यंजन दूसरे क्षेत्र में गए हैं, तब वहाँ के लोगों ने उसका टेस्ट लिया, उनको वो पसंद आए, तो इससे हमारे देश में उस पर्टिकुलर व्यंजन के साथ साथ विदेश में भी उसकी तारीफ हो रही है। जो भारत का क्लासिकल म्यूज़िक है उसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिला है, पूरे विश्व में वो लोकप्रिय बन रहा है। भाषाओं का आदान प्रदान आसान हो गया है, संस्कृतियों का आदान प्रदान आसान हो गया है। भारत के जो योगा, आयुर्वेद, इस प्रकार के विज्ञान है, इस प्रकार की प्रथाएं हैं, वो पुनर्जीवित हो गई हैं, उनको दुनिया भर में पहचान मिल रही है। अब तो हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। जो पहले एक कड़ा कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जो जाति व्यवस्था थी, वो अब धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ रही है। अब समाज में वर्ग को अधिक प्रमुखता, प्राथमिकता दी जा रही है। महिलाओं को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, बेहतर जॉब, बेहतर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुरुष प्रधान समाज की एक मानसिकता थी उसको भी चुनौती मिल रही है। हालांकि इसके साथ जुड़े हुए कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? हमने दो चीज़ डिस्कस की थी। एक तो वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में ड्रग्स ज़्यादा आ रहे हैं, आसानी से एक दूसरे क्षेत्र में पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ चर्चा की थी एक माइग्रेशन के फैक्टर की भी। फिर हमने बात की थी कि आपको स्किल्स अपनी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन गरीब लोग जो इसमें सक्षम नहीं है उनको वैश्वीकरण पीछे छोड़ देता है। इसी के चक्कर में इनइक्वालिटी भी बढ़ गई है। अब यहाँ पे हमने एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े लिखे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 20% जो लोग हैं वो दुनिया के 86% रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो आप देखिए जो बाकी के 14% रिसोर्सेज हैं वो नीचे की 80% जनता इस्तेमाल करती है। तो कितनी भयंकर असमानता अभी फैली हुई है। उसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं। जो बच्चे हैं उनको अपने परिवार को छोड़ के दूसरे शहरों में जाना पड़ता है जहाँ पे उनकी कंपनी एस्टैब्लिश्ड होती है। तो इस वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेडिशन, ये प्रथा बढ़ती चली जा रही है। एक समय संयुक्त परिवारों में हम सब रहा करते थे, पर वो जो नींव है वो अब कमज़ोर हो रही है और एकल परिवार की जो प्रथा है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इसकी वजह से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। उनके लिए इमोशनल वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, वो अकेलापन महसूस करने लगे हैं। उसके अलावा मैरिड लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशन देखे गए हैं, क्योंकि आमतौर पे हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को अलग अलग शहरों में नौकरी मिलती है, तो उनको ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक गैप बढ़ जाता है और मैरिड लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ
ये सवाल है उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति से जुड़ा हुआ। 2018 की ये नीति रही थी, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। उस समय ये ज़्यादा रेलेवेंट था। अभी इसकी जो रेलेवेंस है वो कंपैरेटिवली कम है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए, किस प्रकार अपना उत्तर बनाना चाहिए। इसमें पूछा ये गया है कि जो प्राइमरी टारगेट्स हैं इस टूरिज्म पॉलिसी के, उसके बारे में लिखिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं, विवरण देना है, मतलब जो पॉलिसी में है वो आपको लिख देना है। बस एक प्रायोरिटी, एक स्ट्रक्चर आपको बना के चलना है। इसमें शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, इस नीति की पृष्ठभूमि दीजिए, इसका बैकग्राउंड लिखिए, उसके साथ जुड़े हुए कुछ मेजर एम्स, कुछ उसके उद्देश्य लिखिए। फिर उसके बाद इस नीति में, इस पॉलिसी में निर्धारित लक्ष्य क्या क्या हैं उसके बारे में विस्तार से लिखिए, क्योंकि सवाल में यही पूछा गया है कि प्राइमरी टारगेट्स क्या हैं। और फिर कंक्लूजन में आप क्या लिखिए कि पॉलिसी में, नीति में क्या ऐसा खास है, क्या उसका जो है अट्रैक्टिव सेंटर है, क्या आकर्षण केंद्र है, जिसकी वजह से वो उत्तर प्रदेश को एक बेहतर टूरिज्म स्टेट बना सकता है। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसी थी ये 19 फरवरी 2018 को अनवील की गई थी। इसका अनावरण 19 फरवरी 2018 को किया गया था। शुरुआत आप इस तरीके से डेट लिख के कर सकते हैं। अगर आपको पूरी डेट का अंदाज़ा ना हो तो आप ये लाइन से शुरू ना करें, फिर उसके बाद आप ऐसा शुरू करें कि उत्तर प्रदेश में एक पर्यटन नीति हाल फिलहाल में ही लॉन्च की गई है, फिर उसके बाद उसके मुख्य लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ जाएं। इसमें बेसिकली 2 जगह पे हमने बात की है। सबसे पहले तो हमको हर साल 5 लाख जॉब जनरेट करनी है और हमको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है कितना, 5,000 करोड़ रुपए का। तो ये देखिए, ये शुरुआत में हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन में कि भाई हमारा जो मेन फोकस है वो है हर साल हम 5 लाख नौकरियां जनरेट करें, पैदा करें। उसके अलावा हम 5,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित कर पाएँ। तो ये आपकी भूमिका बन गई कि आप आगे उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी के लक्ष्यों के बारे में लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 2 बेसिकली यहाँ पे टारगेट हैं। इसी से हम पूरा कनेक्ट करते हैं और आसानी से इसको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको रोज़गार जनरेट करना है कितना, 5 लाख लोगों को रोज़गार देना है हर साल। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं से टूरिस्ट को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि टूरिज्म पॉलिसी है, तभी टूरिज्म सेक्टर से संबंधित लोगों का रोज़गार जनरेट होगा। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि कोशिश की जाएगी अगले 5 वर्षों में कि 10% जो टूरिस्ट, माफ़ कीजिएगा, 10% जो टूरिस्ट आए वो अब्रॉड से आए, वो विदेश से आए, और जो 15% टूरिस्ट आए वो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हों, मतलब हमारे ही देश से वो उत्तर प्रदेश में घूमने आए। तो अगर ये दोनों टारगेट्स मीट हो गए तो अपने आप रोज़गार जनरेट होगा। फिर इसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि करीब 10,000 सर्विस प्रोवाइडर्स को एम्प्लॉय करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली वो हैं जो टूरिज़्म से संबंधित अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं। अब भाई, अगर इतने सारे टूरिस्ट आ जाएंगे तो इनको रहने के लिए भी तो होटल चाहिए। तो ऐसा हमने प्लान किया है कि 10 जो हेरिटेज बिल्डिंग है उत्तर प्रदेश में, उनको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हेरिटेज होटल अगर बनेंगे तो उसके लिए भी आपको स्टाफ की ज़रूरत है, तो वापस कहीं ना कहीं यहाँ पे आप रोज़गार बढ़ाने में मदद करेंगे। फिर भाई, ये सब टूरिस्ट आएंगे कैसे? ये तभी आ पाएंगे जब उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। तो ये भी हमारा एक प्रमुख लक्ष्य है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक नेशनल पार्क्स का आकर्षण है, हमने यहाँ पे सोचा है कि करीब 1 लाख टूरिस्ट इसमें भी अट्रैक्ट करेंगे। तो नेशनल पार्क से संबंधित जो भी लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। और अब चलते हैं निवेश पे। जो ये 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, उससे हम लोग कोशिश करेंगे यूपी को सबसे बेहतर टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सके पूरे देश में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से अगर फ्लो चार्ट से आप याद करेंगे तो आसानी से आपको ज़्यादा सारे प्रावधान याद रह पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। देखिए, सबसे पहले वही बात जो हमने कही, फरवरी 19, 2018 में इस पॉलिसी का अनावरण किया गया। इसमें मेन एम था कि 5 लाख नौकरियां जनरेट करनी है हर साल, और एक ये बात थी कि निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है कितना, 5,000 करोड़ का। अब इस निवेश से क्या होगा, हम लोग 2023 तक उत्तर प्रदेश को सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बनाएंगे।
फिर 15% जो टूरिस्ट हैं हम लोग फोकस करेंगे कि वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, यानी कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों से इधर आएँ। उसके अलावा 10% विदेशी पर्यटकों पर हम लोग फोकस करेंगे। हर वर्ष 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा कोशिश की जाएगी कि प्रति वर्ष 5 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान किया जा सके। अब इस रोज़गार को कैसे प्रदान करेंगे? जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको संभालने के लिए हमको सेवा प्रदाताओं को परीक्षण देना पड़ेगा। तो हम करीब 10,000 सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देंगे अगले 5 साल में। हर वर्ष हम लोग क्या करेंगे, 10 विरासत भवन या फिर हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जिनमें कोई ना कोई हेरिटेज वैल्यू है, उनको हम लोग हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर से ये कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जो उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वर्ष 1 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। कनेक्टिविटी बेहतर करने पे हम लोग फोकस करेंगे। वो कैसे होगी? जब हम ध्यान देंगे रोड कनेक्टिविटी पे, रेल कनेक्टिविटी पे और एयर कनेक्टिविटी पे, यानी पूरे ही कनेक्टिविटी के साधनों पे हम लोग ध्यान देंगे। एक कैलेंडर होगा जो हम पहले से निर्धारित कर लेंगे कि भाई इस दिन को ये होगा, इस दिन को ये होगा, और उसी के अनुसार अलग अलग शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि स्थानीय उद्यमिता बढ़ाई जा सके। और वो कैसे बढ़ाएंगे? वो अलग अलग आयोजनों से बढ़ाएंगे, जैसे दीपोत्सव, जैसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन, जैसे गीता महोत्सव। इससे हमारे देश की संस्कृति भी झलकेगी और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। अब ये तो आपने डिस्कस कर लिए क्या क्या प्राइमरी टारगेट्स हैं। अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो उसमें आपको कोई एक ऐसा फीचर लिखना होगा जो पॉलिसी को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। तो वो फीचर यहाँ पे हो सकता है महिलाओं की सुरक्षा पर जो ध्यान देती है ये नीति। ये जो नीति है, ये पॉलिसी है, ये स्पेशल फोकस करती है सेफ्टी ऑफ वुमेन के सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस वजह से ये बहुत प्रशंसनीय बन जाती है, आकर्षक बन जाती है, आशाजनक बन जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर इसका सफल इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके तो उत्तर प्रदेश को ये बहुत बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर पाएगी। तो इस प्रकार से आप एक आशावादी कंक्लूजन देके अपना उत्तर समाप्त करें। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। ये ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है। इसमें वायु राशि के बारे में पूछा गया है कि एयर मास क्या होता है, वायु राशि क्या होती है, और उसकी प्रमुख विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है, यानी उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों देखिए, एयर मास क्या होता है। ये एयर का बहुत बड़ा पैकेट होता है, वायु का एक बहुत बड़ा पैकेट होता है जो ऐसे हॉरिजॉन्टली तो करीब हज़ारों किलोमीटर तक स्प्रेड कर सकता है, और अगर मैं वर्टिकल बात करूं तो ये ऊपर जो है ट्रोपोपॉज तक स्ट्रेच कर सकता है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो तापमान होता है और जो आर्द्रता होती है वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। यानी टेम्परेचर और आपका मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी हॉरिजॉन्टली जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है। अगर एक पर्टिकुलर लैंड मास पे एक एयर मास या वायु राशि बहुत समय तक टिकी रहती है, बहुत समय तक रहती है, तो इस नीचे वाले सरफेस की जो प्रॉपर्टी है, जो विशेषता है, वो ये एयर मास अक्वायर कर लेता है, वो यह ले लेता है। अगर ये गर्म होगा तो एयर मास भी यहाँ पे वार्म हो जाएगा। अगर ये जो ज़मीन है, नीचे की जो सतह है, वो ठंडी होगी, कोल्ड होगी, तो एयर मास भी कोल्ड होगा। अगर नीचे ये लैंड है तो एयर मास उसी अनुसार प्रभावित होगा। अगर नीचे ओशन है या कोई वाटर बॉडी है तो ये उस अनुसार प्रभावित होगा। यानी कि एक एयर मास के नीचे की सतह जिस प्रकार की होती है उसी अकॉर्डिंग एयर मास अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये पोलर या फिर ध्रुवीय इलाकों में होगा और वहाँ पे अगर ये लैंड पे होगा या फिर कॉन्टिनेंट पे होगा तो इसको हम लोग पोलर कॉन्टिनेंटल बोलते हैं या फिर कॉन्टिनेंटल पोलर बोलते हैं। अगर उसी क्षेत्र में ये ओशियन पे होगा या फिर किसी वाटर बॉडी पे होगा तो हम इसको मैरीटाइम पोलर बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा और वहाँ पे अगर ये कॉन्टिनेंट या फिर लैंड पे होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मैरीटाइम ट्रॉपिकल, माफ़ कीजिएगा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। और अगर ये ओशियन या फिर किसी वाटर बॉडी पे होगा तब इसको कहेंगे मैरीटाइम ट्रॉपिकल। तो अगर आप इसकी नेमिंग देखें
तो ये दो चीज़ों से आ रही है। एक तो किस ये क्षेत्र में लाई करता है और इसके नीचे की सतह कैसी है। अगर ये लैंड है तो उसमें लैंड वर्ड जुड़ेगा या कॉन्टिनेंटल जुड़ेगा। अगर ये ओशन है या फिर कोई भी वाटर बॉडी है तो इसमें मैरीटाइम वर्ड जुड़ेगा। अगर यहाँ पे ये ध्रुवीय इलाके हैं या पोलर इलाके हैं तो इसमें पोलर वर्ड जुड़ता है। अगर ये ट्रॉपिकल इलाके हैं तो इसमें ट्रॉपिकल वर्ड जुड़ता है। यानी इन दोनों के ही प्रभाव से एक एयर मास, जो कि कुछ नहीं है, एक वायु का एक पैकेट है, बड़ा सा पैकेट, वो प्रभावित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे डिस्क्राइब करने को कहा गया है, उल्लेख करना है आपको। शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान परिभाषा देके वायु राशि को परिभाषित कीजिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद उसके साथ जुड़े हुए कुछ तथ्य लिखिए। ये हिंदी वाला भाग जो है वो शायद पिछले वाले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट हो गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसको आप ना देखें, यहाँ से हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको परिभाषित करना है वायु राशि को। उसके अलावा इसके साथ जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं कि इसका विस्तार क्या होता है, इसका एक्चुअल नेचर क्या होता है, इसका स्वभाव क्या है, ये किस प्रकार से प्रभावित होती है, इन सभी बातों का आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद आप वायु राशि से संबंधित जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, डायरेक्टली उसका उल्लेख कर सकते हैं। ये भी पिछली स्लाइड का आ गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान ना दें। अब आप यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर उसकी विशेषताएं क्या है। फिर आप जिस प्रकार से हमने आपको बताया उस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मास, ये जो अलग अलग प्रकार की वायु राशि हैं, उनके नाम लिखेंगे और उनका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। वो कहाँ पे बनती है, वो क्यों बनती है, उनके बनने के पीछे क्या क्या महत्वपूर्ण कारण हैं, इन सब की चर्चा आप इस जगह पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये वाला उत्तर तैयार करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत में हमने क्या किया है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। वायु मास, वायु राशि, जो वायु राशि है इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। ये क्या है? एक पैकेट है एयर का, जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे, एक एरिया पे काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है और उसकी वजह से वो वहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको अक्वायर कर लेता है। अब जो नीचे का क्षेत्र है, जो समांग क्षेत्र है, वो क्या हो सकता है? वो या तो महासागर की सतह हो सकती है या फिर मैदानी भाग भी हो सकता है, यानी कि वो प्लेन्स हो सकते हैं और ओशन भी हो सकता है। तो अब ये पैकेट जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुण मौजूद हैं, इसे वायु राशि कहा जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों उसके विशिष्ट फीचर या फिर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। और जैसा कि हमने बात की, इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होता है वो करीब करीब यूनिफॉर्म रहता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का, यानी हॉरिजॉन्टली ज़्यादा ये वेरी करता नहीं है। इसमें आर्द्रता और तापमान संबंधी जो भिन्नताएं हैं वो बहुत कम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस क्षेत्र के ऊपर ये एयर मास बनता है या वायु राशि बनती है, उस क्षेत्र को हम लोग सोर्स रीजन या फिर उद्गम क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि वायु राशि क्या होती है, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं और जिस क्षेत्र पे वो बनती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अब हम सोर्स रीजन को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, उद्गम क्षेत्र को बताते हैं। कौन सा क्षेत्र है जिसके ऊपर वायु राशि बनती है या फिर एयर मास जिसके ऊपर बनता है, उस क्षेत्र को हम लोग सोर्स रीजन कहते हैं। अब कहाँ कहाँ बन सकता है? देखिए, ट्रॉपिकल एरिया में बन सकता है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये पोलर एरिया में बन सकता है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ध्रुवों के आसपास बन सकता है ये। तो इस तरीके से दो एरिया में वायु राशि जो है वो डेवलप हो सकती है। 5 मेजर सोर्स रीजन इसके मौजूद हैं, जो कि वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस। देखिए, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, यानी हमने जो बात की थी कि ट्रॉपिकल रीजन में जब ये समुद्र के ऊपर बनेगा तो वह इसका एक उद्गम क्षेत्र होगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट के ऊपर भी बनता है ये, मरुस्थल के ऊपर। उसके अलावा जो थोड़े ऊपर के लैटिट्यूड पे जो वाटर बॉडीज़ मौजूद हैं, ओशंस मौजूद हैं, अगर उसके ऊपर बनता है तो ये थोड़ा ठंडा होता है, यानी अपेक्षाकृत थोड़ा ठंडा होता है ये। उसके अलावा और ऊपर आप जाएंगे, जो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके रहते हैं इलाके, ये वहाँ पे भी बन सकता है। और ये उसी क्षेत्र में अगर और आगे जाएंगे तो ये स्थायी रूप से बर्फ़ से ढके हुए इलाकों तक पहुँच जाते हैं, यानी कि ध्रुवीय इलाके, पोलर रीजन्स, तो उसमें भी एंटार्क्टिक, आर्कटिक के ऊपर कॉन्टिनेंट्स पे ये बन सकता है। तो इसके अनुसार हम लोग कुछ अलग अलग टाइप्स में इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल जो हमने बात की थी, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल रीजन पे बन रहा है
और एक ये समुद्र पे बन रहा है और एक ये जो है कॉन्टिनेंट या फिर लैंड पे बन रहा है। तो देखिए एक तो हो गया ये ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय है, और अगर ये महासागर पे बन रहा है तो इसको महासागरीय वायु राशि कहा जाएगा। अगर ये महाद्वीप पे बन रहा है तो महाद्वीपीय वायु राशि कहा जाएगा। फिर दूसरा, अगर ये ध्रुवीय इलाकों पे बने, पोलर रीजन्स पे बने, तो वही बात अगर महासागर पे बन रहा होगा तो महासागरीय वायु राशि, अगर महाद्वीप पे बन रहा होगा तो महाद्वीपीय वायु राशि। तो ये तो आपका हो गया एक ट्रॉपिकल रीजन का, ये हो गया आपका पोलर रीजन्स का या फिर ध्रुवीय इलाकों का, और एक होता है आर्कटिक का। आर्कटिक इलाके में सिर्फ महाद्वीपीय ही बनता है, तो ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल आर्कटिक या फिर महाद्वीपीय आर्कटिक। फिर देखिए अगर वायु राशि एक ठंडे इलाके में है और किसी सतह के ऊपर है जो कि कोल्ड है, तो वायु राशि भी उसी का ठंडा नेचर एक्वायर कर लेगी। और वहीं पे नीचे वाला अगर सतह जो है वो गर्म है, वार्म है, तो वायु राशि भी उसका वार्म नेचर एक्वायर कर लेगी। अगर ये वायु राशि अपने नीचे मौजूद क्षेत्र से ठंडी है यानी कोल्डर है, तो इसके रिलेटिवली, इसके अपेक्षाकृत नीचे वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा गर्म होगा। तो गर्म हवा जो है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, वो एक्सपैंड करती है तो ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होगी, वायुमंडलीय अस्थिरता से जुड़ी हुई सिचुएशन होगी ये, क्योंकि वो जो हवा है वो ऊपर उठ के क्लाउड्स बना सकती है, बारिश कर सकती है, थंडरस्टॉर्म कर सकती है। वहीं पे अगर ऊपर की तरफ जो वायु राशि है वो अपेक्षाकृत गर्म है और नीचे वाला जो है उसके अपेक्षा में वो कोल्ड है, तो कोल्ड होता है तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई फिनोमेना होगा नहीं जब वो हवा ऊपर उठे और ऊपर उठ के वो बादल बनाए। तो इस वाली परिस्थिति को हम लोग स्थिर मौसम की परिस्थिति से जोड़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, वायु राशि जो बनती है वो एक क्षेत्र में कुछ समय तक ही रहती है, फिर उसके बाद वो मूव करती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो स्टेशनरी हो, वो कहीं ना कहीं मूव करती है। तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक और वायु राशि है, वो भी अपने क्षेत्र से इस तरफ मूव कर रही है। इसमें अगर मानते हैं ये वाली ठंडी है और ये वाली उसके अपेक्षा में गर्म है, तो जब ये एक दूसरे के पास आके एक दूसरे से मिलते हैं तो ये जो इनके बीच में वर्टिकल मीटिंग प्लेस होता है, इसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो प्रकार के फ्रंट बन सकते हैं। एक तो जब कोई भी जो कोल्ड वाला एयर मास है या फिर जो ठंडे प्रवृत्ति की वायु राशि है वो गर्म वाली वायु राशि को ज़बरदस्ती ऊपर धकेलती है। देखिए अल्टीमेटली क्योंकि गर्म वाली हल्की होगी तो ऊपर तो वही जाएगी और कोल्ड वाली डेंस होगी, इसीलिए नीचे वो रहेगी। तो जब वो उसको ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ धकेलती है, तो क्योंकि ये ज़बरदस्ती किया गया है तो इस प्रकार से एकदम से वो तीखी स्लोप बनाती है। और क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्शन है वो ठंडे वाले जो एयर मास है उसका है, कोल्ड एयर मास का है, तो इसीलिए इस फ्रंट को भी हम उसी के नाम से जानते हैं, कोल्ड फ्रंट। अब ऐसी स्थिति में जब एकदम से जो गर्म एयर मास है उसको ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के गोल गोल बादल बनाता है जिसको हम लोग क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहते हैं। और ये जो बादल होते हैं ये भयंकर बारिश करते हैं। तो यानी कि आप समझिए कोल्ड फ्रंट में ज़बरदस्ती ऊपर धक्का मारा गया, तो जो स्लोप बनेगी वो बड़ी तीखी बनेगी, एकदम से उसको ऊपर जाने मजबूर किया गया, तो इस तरीके का बड़ा सा क्लाउड बनेगा जिससे बहुत भयंकर बारिश होगी। और जब वही वार्म एयर मास धीरे धीरे करके अपने आप कोल्ड वाले से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे क्योंकि उसके खुद की एक्शन ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट हो जाते हैं, इसीलिए उसके द्वारा बनाया गया जो फ्रंट है उसको वार्म फ्रंट कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो स्लोप होती है, जो ढलान होती है, वो इतनी तीखी, इतनी तीव्र नहीं होती है, इसी वजह से धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है। तो जो बादल बनाएगा वो ऐसा बड़ा सा बादल ना बना के इस तरीके से स्लांटिंग बादल बनाएगा। तो ऐसे बादल में जो वर्षा होती है वो ड्रिजल टाइप की होती है, यानी हल्की फुल्की बारिश होगी, हल्की बूंदाबांदी होगी। लेकिन कोल्ड फ्रंट की बात करें, ज़बरदस्ती उसको ऊपर भेजा गया है, तो ऐसा वर्टिकली बड़ा सा बादल बनता है जिसमें बहुत भीषण वर्षा होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने रहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल पे। इसमें ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इस बारे में आपको लिखना है। पहला भाग प्रश्न का यही है। जो दूसरा भाग है उसमें ये पूछा गया है कि ज्वालामुखी के इरप्शंस के क्या संभावित कारण है,
यानी वोल्केनिक इरप्शंस के क्या क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं उसके बारे में लिखना है, और पहले बताना है कैसे ज्वालामुखी अर्थक्वेक से संबंधित है और अर्थक्वेक सुनामी से संबंधित है। तो यहाँ जो आपका मुख्य शब्द है या कीवर्ड है वो है हाईलाइट, या फिर आपको उस पर प्रकाश डालना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिक क्वेश्चन आया है, इसमें आपको मालूम हो अगर कैसे अर्थक्वेक आता है तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से उसी से जुड़ा हुआ है वोल्केनिक इरप्शन, और दोनों से किस तरीके से जुड़ा हुआ है सुनामी। ये भी आपको अपनी स्टैटिक नॉलेज से यहाँ पे आंसर करना होगा। देखिए शुरुआत आप कर सकते हैं ज्वालामुखी और भूकंप के बीच का जो संबंध है उसका उल्लेख करके। फिर आप प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी लिख सकते हैं, यानी प्लेट विवर्तनिकी के बारे में आप लिखिए, किस प्रकार से प्लेट का मूवमेंट होता है और किस प्रकार से जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो नीचे चली जाती है, वो मैंटल में जाती है, पिघलती है, ऊपर आती है और यहाँ पे वोल्केनोज बनाती है, और जब ये टकराते हैं तो यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। दूसरे भाग में आप ये बताइए कैसे ये दोनों चीज़ें सुनामी से रिलेटेड हैं। फिर फाइनली आप ये बता दीजिए कि वोल्केनिक इरप्शंस के क्या क्या संभावित कॉजेज़ यहाँ पे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में इंट्रोडक्शन में आप प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बता सकते हैं, और फिर उसी से आप जोड़ सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही अर्थक्वेक आता है और वोल्केनिज्म भी होता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को समझाते हुए आप यहाँ पे अभिसारी परिसीमा का उदाहरण दे सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के केस में कैसे ये दोनों आपस में संबंधित है। देखिए होता क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो अगर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की हम लोग बात करें तो ऐसा होता है जब ये एक दूसरे के पास आती है तो जो भी दोनों में से ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो हल्की वाली प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। तो देखिए मान लेते हैं कि ये वाली जो प्लेट है इसका घनत्व कम है और ये प्लेट जो नीचे चली गई इसका घनत्व ज़्यादा है। तो दोस्तों जब ये अधिक घनत्व जो प्लेट है वो नीचे जाती है तो यहाँ पे इनके टकराने की वजह से अर्थक्वेक या फिर भूकंप आता है। फिर उसके बाद कई बार ये इतना नीचे चली जाती है कि ये मेंटल के लेवल तक पहुँच जाती है। हमारे जो अर्थ है उसकी लेयर्स को 3 भागों में बांटा गया है, एक होती है क्रस्ट, एक होती है मेंटल और एक होती है कोर। तो ये बीच वाले मेंटल तक पहुँच जाती है। वहाँ पे चारों तरफ इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये जो इसके साथ जो पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाते हैं और पिघल के वो मैग्मा का फॉर्म ले लेते हैं। अब ये जो मैग्मा है धीरे धीरे क्योंकि ये गर्म है तो ये ऊपर उठने की कोशिश करता है और ये ऊपर वाली इस प्लेट पे धक्का लगाता है। काफ़ी प्रयासों के बाद जब ये प्लेट इस प्रकार से थोड़ी सी टूट जाती है तो ये ऐसे इससे बाहर आ जाता है और यहाँ पे आपको ये वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। तो ये भी रिलेटेड है इसी प्लेट मूवमेंट से, क्योंकि ये वाली प्लेट जो ज़्यादा घनत्व वाली है वो नीचे गई, वो मेंटल के लेवल तक गई जहाँ पे इतनी गर्मी है कि वहाँ पत्थर पिघल जाते हैं। तो जैसे ही पत्थर पिघले वो धीरे धीरे उठ के ऊपर आए, उन्होंने ऊपर वाले पे फोर्स लगाना शुरू किया। जैसे ही उनके फोर्स इतना स्ट्रांग हो गया कि ये प्लेट थोड़ी सी चटक गई तो वो ऊपर निकल आता है और जो मैग्मा है यहाँ पे वो लावा कहलाता है और ये वोल्केनिज्म कॉज करता है। तो इस प्रकार से आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप रिंग ऑफ फायर के बारे में बता सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। देखिए पैसिफिक ओशन में करीब 40,000 किलोमीटर में फैली हुई ये एक रिंग जैसी जो आकृति आप देख पा रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। करीब विश्व के 75% वोल्केनो जो है वो यहीं पे सिचुएटेड हैं, यहीं पे लोकेटेड हैं। ये पैसिफिक ओशन में है, ये एशिया कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका करता है, सेंट्रल अमेरिका करता है, साउथ अमेरिका करता है। उसके अलावा यहाँ पे करमाडा आइलैंड है, यहाँ टोंगा है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, एलूशियन आइलैंड्स हैं, पूरा नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। तो ये जो है इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्लेट मूवमेंट हो रहा है जो हमने सीखा और उसी के कारण ये अलग अलग क्षेत्र में वोल्केनो बनते हैं, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और ये ट्रेंचेस बनते हैं। आप देखिए ट्रेंचेस क्या होता है ये समझते हैं। तो दोस्तों जब अभी हमने पढ़ा अभिसारी परिसीमा जिसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, कन्वर्ज करती हैं और फिर जो उसमें से ज़्यादा डेंस प्लेट होती है, ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है वो इस तरीके से नीचे चली जाती है, दूसरी वाली ऊपर जाती है। यहाँ फिर हमने देखा था कि ये जो मेंटल है अगर ये मेंटल तक चली जाती है तो इसके जो पत्थर हैं वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाते हैं और ऊपर उठते हैं, ऊपर वाले प्लेट को धक्का मारते हैं और यहाँ से वो ज्वालामुखी के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। अब जब ये हो रहा होता है तो इस जगह पे एक बहुत गहरा इस प्रकार से लैंडफॉर्म एक फीचर बन जाता है
जहाँ पे एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही है। अब ये जो फीचर है ये करीब मैंटल तक एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि ये देखिए ये जो प्लेट है ये मैंटल तक जा रही है। ये जो फीचर है इसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। आपने मरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा। ये जो ट्रेंच है ये डेप्थ में माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर देंगे तो शायद वो तो यहीं तक आएगा, लेकिन ये जो ट्रेंच है उससे भी ज़्यादा गहरा है और करीब मैंटल तक एक्सटेंड करा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जहाँ जहाँ आपको यहाँ पे ट्रेंच मिल रहा है इसका तात्पर्य है कोई एक प्लेट जो है वो दूसरे के नीचे जा रही होगी और इस प्रकार से उसने एक ट्रेंच का निर्माण किया होगा। यहाँ टोंगा ट्रेंच है, कर्मडाक ट्रेंच है, चैलेंजर्स डीप है, मरियाना ट्रेंच है, उसके अलावा अलूशियन ट्रेंच है, कुरिल ट्रेंच है, जापान का ट्रेंच है, मिडिल अमेरिका का ट्रेंच है और पेरू चिली ट्रेंच है। और अभी हमने देखा जब प्लेट जो है एक दूसरे के साथ कोई भी तरीके का एक्शन करती है, कोई प्लेट दूसरे के नीचे जाती है, तो उसमें एक तो आपने देखा कि अर्थक्वेक होते हैं जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, और दूसरा आपने देखा वोल्केनो का भी प्रोसेस होता है। तो इस पूरे क्षेत्र में यही दोनों प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल का काम करेगा ये दिखाने के लिए कैसे अर्थक्वेक और वोल्केनो एक दूसरे से संबंधित हैं। जो इस क्षेत्र में है दोस्तों, तो यहाँ पे एक तो है फिलीपींस की प्लेट और एक है पैसिफिक प्लेट। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्शन करते हैं जिसकी वजह से ये ट्रेंचेस और यहाँ पे वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं। ये क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की एक प्लेट है और नीचे वाली पैसिफिक प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मूवमेंट करते हैं, एक्शन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ट्रेंचेस और यहाँ के एरिया में ज्वालामुखी और भूकंप दोनों महसूस किए जा सकते हैं। तो इसको आप अपने एग्जाम्पल में अगर इंक्लूड करेंगे तो ये आपका आंसर बहुत बेहतर हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर तो यहाँ पे हाईलाइट करने को या फिर आपको उस पर प्रकाश डालने को कहा गया है तो करना क्या है, स्टैटिक सवाल है तो इसमें अपनी स्टैटिक नॉलेज का इस्तेमाल करें। शुरुआत में बताएं कि वोल्केनो और अर्थक्वेक यानी ज्वालामुखी और भूकंप के बीच में कुछ तो संबंध है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। फिर आप बताएं कि कैसे ज्वालामुखी और अर्थक्वेक आपस में संबंधित है और फिर कैसे ये सुनामी से संबंधित हैं। और फाइनली जो दूसरा भाग है क्वेश्चन का, वोल्केनिक इरप्शंस के अलग अलग कॉजेज, आप उस पर जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको शुरू किया है ये लिखते हुए कि यदि आप पूरे विश्व में जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उसका एक नक्शा बनाएं और उस नक्शे को विश्व के सक्रिय भूकंप क्षेत्र के नक्शे पर रखें तो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट बैठते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में देखा गया है वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, लगभग उन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक संबंधी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और ये सब होता किसकी वजह से? ये है अर्थ की आउटर लेयर्स की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से। बेसिकली जो अर्थ की लेयर्स हैं वो एक तो कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक क्रस्ट में डिवाइडेड हैं और इन्हीं क्रस्ट का जो मूवमेंट होता है एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर, उसी के कारण अर्थक्वेक और वोल्केनो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो मैंने आपको अभी अभिसारी प्लेट परिसीमा या फिर सीमा के बारे में बताया, इसका वहाँ पे हमने पूरा एग्जाम्पल दिया है। बताया गया है कि जब एक दूसरे की तरफ दो प्लेट गति करती हैं तो जो भी उनमें से ज़्यादा घनत्व वाली होती है वो दूसरी के नीचे जाती है और जब वे टकराती हैं आपस में तो एक भूकंप का जरिया बनती हैं। और जो अपेक्षाकृत ज़्यादा घनत्व वाली होती है वो नीचे जाके जब मेंटल तक पहुंचती है तो उसके अंदर के पत्थर जो हैं वो पिघलने लगते हैं। जब ये पत्थर पिघल जाते हैं तो वो जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की प्लेट पे धक्का मारता है। जब उसमें जो सहने की शक्ति है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो शक्ति ये नीचे वाला मैग्मा लगा रहा है, तो ये मैग्मा ये फूट के बाहर आता है और यहाँ पे ये ज्वालामुखी का निर्माण करता है और अब यही मैग्मा लावा कहलाता है। फिर हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे रिंग ऑफ फायर का, जो हमने अभी अभी आपको समझाया था, प्रशांत महासागर में ये लोकेटेड है। हालांकि देखिए मैंने आपको दिया एग्जाम्पल यहाँ पे अभी सारी परिसीमा का, और भी अलग अलग प्रकार के ऐसे मूवमेंट होते हैं। एक होता है अपसारी परिसीमा जिसमें प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री, और एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसमें प्लेट्स क्या है एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं, ये इधर सरक जाएगी ये इधर सरक जाएगी। तो ऐसे ये वाले जो प्लेट्स हैं इसमें ज़्यादा कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखी नहीं गई हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई सब जो प्लेट सीमा है, हर प्रकार की प्लेट सीमा ज्वालामुखी का उत्पत्ति का कारण नहीं होती। अब अगर सुनामी के साथ संबंध बताएं तो पहले बताइए सुनामी है क्या? बहुत ऊंची ऊंची समुद्री जो लहरें हैं वो एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना को जन्म देती हैं
जिसको सुनामी कहा जाता है। आमतौर पे जो सुनामी है वो ओशियन या फिर महासागर के अंदर आए किसी अर्थक्वेक का कारण होता है। जैसे ये अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से नीचे की जो प्लेट्स हैं वो सरकती हैं, जिसकी वजह से ऊपर की जो ये सतह पे पानी है इसमें मूवमेंट होता है, डिस्टर्बेंस होता है और धीरे धीरे लहरें ओरिजिनेट होती हैं। जैसे जैसे ये अपना डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं ये ऊंची होती चली जाती हैं, और जब कोस्टल इलाकों पर ये पहुंचती है तो ये इतनी ऊंची होती हैं कि विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ में कई बार होता ऐसा है कि समुद्र के नीचे कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ का ऊपर का पानी डिस्टर्ब होता है, और इतना भयंकर वो वोल्केनिक इरप्शन होता है कि जो ऊपर के पानी का डिस्टर्बेंस है उसकी भी बहुत अधिक तीव्रता होती है, जिससे फिर से लहरें बनना शुरू होती हैं। जैसे जैसे ये कोस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं इनकी हाइट बढ़ती जाती है, और अल्टीमेटली जब ये कोस्ट पे पहुँचती हैं तो ये फिर से विनाशकारी प्रभाव उस क्षेत्र पर डालती हैं। फिर यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है, 26 अगस्त को एक वोल्केनो का इरप्शन हुआ था, क्राकाटोआ जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसमें विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के कारण ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हुई जो करीब 135 फीट तक चली गई थी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामीज एक्सपीरियंस किया गया था। तो इससे हमने ये बताया कि वोल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार पहला भाग जो प्रश्न का था वो आपने आंसर कर दिया। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग पे। यहाँ पे ज्वालामुखी के साथ जुड़े हुए कौन कौन से कारण हैं, यानी उसके उद्गार के क्या क्या कारण हैं, यहाँ पे आपको वो बताना है। सबसे पहला तो प्लेट टेक्टोनिक्स, जैसा कि हमने बात की, जब दो प्लेट्स आपस में भिड़ती हैं तो जो नीचे जाती है ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट वो मैंटल तक पहुँच जाती है, वहाँ पे उसके साथ के जो पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पे वो वोल्केनिज्म का कारण बनते हैं। फिर दूसरा है ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग। इसके लिए दोस्तों हमको अपसारी सीमा समझनी पड़ेगी या डाइवर्जेंट बाउंड्री समझनी पड़ेगी। इसमें होता यह है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो ओशियनिक क्रस्ट के मुकाबले ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी वजह से जो नीचे मैंटल है उसकी गर्मी, उसकी हीट बाहर नहीं निकल पाती। क्योंकि उसकी हीट बाहर नहीं निकल पाती इस वजह से वो इस प्रकार से एक्सपैंड करने लगता है। देखिए शुरुआत में ये ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि हीट बाहर नहीं निकल पा रही इस क्षेत्र से तो ये एक्सपैंड होता है। जब ये एक्सपैंड होता है तो ऊपर की प्लेट्स को ये इधर और इस तरफ धक्का मारता है। जैसे ये इस तरफ धक्का मारेगा तो ये जो प्लेट हैं ये एक दूसरे से दूर की डायरेक्शंस में चलने लगेंगी। जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर की डायरेक्शन में जाती हैं तो यहाँ पे मैग्मा इस एरिया से बाहर आता है, और ये भी एक कॉज हो सकता है वोल्केनिक एरप्शंस का। नीचे मैंटल में इस प्रकार की साइकिल्स चलती रहती हैं जिसकी वजह से ऊपर के जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट भी इन्फ्लुएंस होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो दोस्तों मिड ओशियनिक रिज, ये बेसिकली एक एरिया है जो अटलांटिक ओशियन के बीच में पड़ता है, इसीलिए इसको मिड अटलांटिक रिज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सी फ्लोर जो है स्प्रेड हो रहा है और यहाँ से और ऊपर की तरफ मैग्मा निकल के बाहर आ रहा है वोल्केनो से। ये धीरे धीरे जमेगा और यहाँ पे ये फिर नया क्रस्ट बनाएगा, फिर ये आगे सरक जाएगा और फिर और जो मैग्मा आएगा वो यहाँ पे क्रस्ट बनाएगा। तो इस प्रकार से ये सी फ्लोर स्प्रेड होता जा रहा है, बढ़ रहा है बाहर की तरफ, और नया क्रस्ट यहाँ पे बन रहा है। वो बन रहा है वोल्केनो की वजह से। तो एक वोल्केनिक इरप्शन के कारणों में आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, जो ऊपर अर्थ का सरफेस है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी शक्ति है, जो उसका फोर्स है, जब तक वो नीचे से आने वाले मैग्मा द्वारा लगाए गए फोर्स से ज़्यादा रहता है तब तक तो रेजिस्ट करता है। पर लेकिन जब नीचे से आने वाले मैग्मा का फोर्स बढ़ जाता है तो ये जो सरफेस है बीच में से क्रैक हो जाता है और यहाँ से इस तरीके से लावा बाहर आता है। तो ये तीसरा आप कॉज बता सकते हैं। जहाँ पे भी वीक अर्थ सरफेस होंगे वहाँ पे आसानी से मैग्मा बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर की सतह है वो आसानी से टूट जाएगी। फिर एक दोस्तों ये है कि जो कुछ पुराना मैग्मा है अगर वो टेम्परेचर में गिरावट की वजह से क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है तो वह नीचे वापस चला जाता है उस चेम्बर में जहाँ पे सभी मैग्मा बसा हुआ है। जैसे ही वो इधर से इस चेम्बर में गिरता है तो यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है और ये मैग्मा ऊपर इस तरीके से जो सरफेस है उसको तोड़कर बाहर निकलता है। इसको आप समझिए, अगर एक बाल्टी पानी में मैं एक ईंट गिरा दूंगा तो किस प्रकार से पानी उछल के उससे बाहर आएगा।
देखिए यहाँ से हमने ईंट गिराई, ये बाल्टी में पूरा पानी भरा है, तो इस प्रकार से उछल के पानी ऊपर आएगा। तो ऐसे ही जब वो क्रिस्टल फॉर्म में हो चुका मैग्मा इसमें गिरता है तो यहाँ से मैग्मा उछलता है और ऊपर की तरफ आता है। जब ये ऊपर के सरफेस को तोड़ के बाहर निकलता है तो ये वोल्केनो का फॉर्म लेता है। फिर आखिरी है प्लेट मूवमेंट, यानी यहाँ पे हम हॉट स्पॉट की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, नीचे मान लेते हैं कुछ एरिया ऐसा है जिससे लगातार यहाँ पे मैग्मा निकल रहा है, और यहाँ पे इस सतह के ऊपर मान लेते हैं कोई कॉन्टिनेंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर वो इस तरीके से फ्लो करके यहाँ पहुँचेगा तो वो इस कॉन्टिनेंट माफ़ कीजिएगा, तो इस कॉन्टिनेंट पे यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेगा। जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा और अगर ऊपर के कॉन्टिनेंट की जो सतह है वो कमज़ोर हुई तो यहाँ से वोल्केनो ऊपर की तरफ फूटेगा, और ये भी एक वोल्केनो के इमर्जेंस का, इरप्शन का कारण होता है। उदाहरण हो सकता है इसका रियूनियन आइलैंड या फिर हवाई के द्वीप। कहा ऐसा जाता है कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो भी इसी प्रकार के हॉटस्पॉट से बना है। अगर आप ध्यान दें तो इंडिया के जो दक्षिणी क्षेत्र में, जो डेक्कन क्षेत्र में मिट्टी है वो लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनी हुई मिट्टी प्रतीत होती है। तो यानी कि जब इस प्रकार का कोई हॉटस्पॉट नीचे से कार्य कर रहा होगा उस समय इंडिया इसके ऊपर से इस तरीके से जा रहा होगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो नीचे से उत्पन्न मैग्मा उस पर फोर्स लगाएगा जो कि बाहर निकलेगी इस तरीके से, और यहाँ पे वोल्केनो फॉर्म करेगा। तो इसको हम कहते हैं लोकल हॉटस्पॉट। तो ये भी एक कारक हो सकता है ज्वालामुखी उद्गार का या फिर वोल्केनिक इरप्शन का। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि सुनामी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो एक तो अर्थक्वेक जो हमने समझा ही था। 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उसका कारण अर्थक्वेक ही था। उसके अलावा अगर कोई पानी के नीचे यानी अंडर वाटर हम लोग एक्सप्लोजन करते हैं उससे भी ऊपर की जो लहरें हैं वो डिस्टर्ब होंगी। डिस्टर्ब होके वो कुछ ऊंची उठेंगी और आने वाले कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते उनकी हाइट में और इजाफा होगा, जिससे कि वो अल्टीमेटली सुनामी का रूप ले लेंगी। एक बार न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी यूएस द्वारा जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ था। 1940 की बात है ये, और 1950 में मार्शल आइलैंड में जो सुनामी आया था वही सुनामी भी इस अंडर वाटर एक्सप्लोजन के तहत हुए सुनामी का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर अगर अंडर वाटर कोई वोल्केनो इरप्ट हो जाए तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन जाती है सुनामी की। एग्जाम्पल के तौर पे क्राकाटाऊ वोल्केनो 1883 में इरप्ट हुआ था जिससे इंडोनेशिया में सुनामी आई थी। फिर अगर पानी की सतह के नीचे अंडर वाटर कोई लैंडस्लाइड हो जाए तो उससे भी सुनामी उत्पन्न हो सकता है। ऐसा हुआ था 1998 में पपुआ न्यू गिनी सुनामी के टाइम पे। फिर उसके बाद अगर मीटेरॉइड का इम्पैक्ट होता है तो उससे भी सुनामी उत्पन्न होने की चांसेस होते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ। इसमें पूछा गया है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारण, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, उनका आपको उल्लेख करना है, और अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर की जल धाराओं के आपको नाम बताने हैं। तो जो दूसरा भाग है उसमें तो क्योंकि सिर्फ आपको नाम ही बताने हैं तो कोशिश करें अगर संभव हो तो यहाँ पे आप एक मानचित्र बनाएं, एक मैप बनाएं। यहाँ पे 2 कीवर्ड आपको दिए हुए हैं, मेंशन और नेम, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो उल्लेख आपको करना है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है ओशियन करंट्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोस्तों जो ओशियन करंट हैं ये सबसे पहले 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो पानी की सतह पे बहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सरफेस करंट्स, और जो दूसरे होते हैं वो पानी के नीचे बहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डीप ओशियन करंट्स। इन दोनों की उत्पत्ति के लिए, इन दोनों के ओरिजिनेशन के लिए अलग अलग कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सरफेस करंट्स की। तो इसके लिए जो पहला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है सूर्यताप या फिर सोलर इंसुलेशन। दोस्तों अगर हम बात करें और इक्वेटर से ऊपर के अक्षांश की तरफ जाएं या फिर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएं तो ये बात आपको पता होगी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो है वो इन लोअर लैटिट्यूड्स में होती है। तो यानी सबसे ज़्यादा जो सूर्यताप होगा वो इन एरियाज़ में ही पहुँचेगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये वाले जो क्षेत्र में सन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये वाले क्षेत्र में जो
टेम्परेचर है उन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बात स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं वो डायरेक्टली आती हैं, इस वजह से यहाँ के क्षेत्र का टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो क्योंकि यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे एक थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी जो महासागरीय जल है वो यहाँ पे एक्सपैंड होता है, वो फैलता है। तो जो जल नॉर्मली ऐसा हुआ करता था वो एक स्लोप ऐसी ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन की वजह से वो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है और ये करीब करीब 8 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे क्या, ये तो है लोअर लैटिट्यूड्स, यानी कि इन क्षेत्रों में जो अक्षांश हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, और ये वाला हायर लैटिट्यूड। तो आप देखेंगे कि क्योंकि एक स्लोप बन गई है तो अपने आप जो जल है उसका प्रवाह इस तरीके से होने लगेगा हाइट से नीचे की तरफ। तो ये जो पूरा स्लोप बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो है सूर्य की किरणें या फिर सूर्यताप। फिर इसके अलावा कुछ प्लैनेटरी विंड्स हैं जिनका मोशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ओशन करंट्स का भी मोशन होता है। देखिए, अगर मैं मानूं कि ये पानी की सतह है, जल की सतह है, इस पे अगर इस तरीके से हवा चल रही है तो वो प्रभावित करेगी नीचे वाले पानी को भी, यानी पानी की जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये सरफेस करंट्स हैं, क्योंकि ये सरफेस पे होते हैं, तो जो ऊपर की हवा या वायु है वो उसको प्रभावित करती है और उसको डायरेक्शंस देती है। फिर यहाँ पे कोरियोलिस बल भी अपना रोल प्ले करता है कई सारे कारकों की वजह से, जैसे कि अर्थ का रोटेशन आदि। ये जो कोरियोलिस बल है ये हवा पे इफेक्ट करता है, वायु पे इफेक्ट करता है। ये बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वायु बह रही है, जो हवा चल रही है, जो विंड का डायरेक्शन है, उसको राइटवर्ड धक्का मारता है। तो इसके धक्के की वजह से ये इस तरीके से चलने लगती है। फिर ये इस तरफ से धक्का मारेगा तो ये ऐसे होने लगेगी, फिर धक्का मारेगा तो ऐसे होने लगेगी, और अल्टीमेटली एक इस प्रकार का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल बना लेती है। अब क्योंकि ऊपर की हवा इस डायरेक्शन में बह रही है तो उसके बिल्कुल नीचे वाले सतह पे जो पानी होगा, जो जल होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पे कोरियोलिस बल जो है उसका धक्का लेफ्ट की तरफ लगता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो ओशन करंट है उसके ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और आखिरी फैक्टर है, जो भी कोस्ट लाइन की शेप होगी वो वहाँ के ओशन करंट्स को प्रभावित करेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर साउथ अमेरिका के पास से कोई ओशन करंट बह रहा होगा तो वो यहाँ आते आते इस कोस्ट की वजह से ऐसे मुड़ जाएगा, फिर वो इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से यहाँ जाएगा। तो ये जो कोस्ट का जो तट का शेप है वो भी ओशन करंट के डायरेक्शन को प्रभावित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब अगर डीप ओशन करंट की बात करूं तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनको प्रभावित करती है। एक तो होता है पानी की जो डेंसिटी है, जो पानी का घनत्व होता है, और दूसरी बात है जो उसमें सैलिनिटी होती है, जो उसमें लवणता होती है, वो उसको भी इन्फ्लुएंस करती है। दोस्तों देखिए, होता ये है, जो भी जल यहाँ पे ठंडे इलाकों में होगा वो कंपैरेटिवली ठंडा हो जाएगा, और जैसे वो और नज़दीक जाएगा तो वो आइस का फॉर्म ले लेगा, बर्फ़ बन जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो जब भी बर्फ़ बनती है तो पानी में जो भी नमक है वो पीछे छोड़ देती है। तो यानी कि अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में जो है जल की जगह मोस्टली बर्फ़ बन चुकी है तो यहाँ पे नमक पीछे छोड़ती जा रही है, तो उसकी वजह से सैलिनिटी या फिर लवणता इस क्षेत्र की बढ़ती जाएगी। सैलिनिटी बढ़ने से इस वाले क्षेत्र के जो वाटर है, जो पूरे क्षेत्र का जल है, उसकी डेंसिटी या घनत्व बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं टिक पाएगा और नीचे की तरफ डूब जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये यह दर्शाता है कि जो ऊपर पानी है वो इतना हैवी हो चुका है कि वो नीचे की तरफ गिर गया। अब क्योंकि यहाँ का पानी नीचे गिर गया तो इस जगह को भरने के लिए कोई तो पानी चाहिए, तो यहाँ से जो वार्म वाटर है वो वापस उस तरफ आता है उस जगह को भरने के लिए। तो अब ये पानी चला गया तो इसको भरने के लिए नीचे से पानी ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये इस प्रकार की एक साइकिल बन जाएगी और इसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। अब इस पे ये जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं ये तो है हमारे सरफेस करंट्स, ये जो नीचे की तरफ चल रहे हैं, ये वर्टिकली चल रहे हैं, ये हमारे हैं डीप ओशियन करंट्स, जिनमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है डेंसिटी और सैलिनिटी। अब अगर दोस्तों हम लोग इसका उत्तर देखें तो देखिए,
जो ओशन है, जो महासागर है, वो अलग अलग तरीके की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि लहरें, ज्वार और धाराएं, यानी वेव्स, टाइड्स और करंट्स। यहाँ पे कुछ मात्रा में जो जल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वेव्स, टाइड्स, करंट्स ये सब होते हैं। और बेसिकली अगर किसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो उसको ओशियन करंट्स के नाम से हम जानते हैं। हालांकि हमने बताया ओशियन करंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही लिखा है। जो हॉरिजॉन्टल करंट है वो कैसे, मैंने आपको बताया, बहते हैं। अगर कोई हवा या वायु इस तरीके से चल रही है तो जो नीचे उसके सतह पे जल मौजूद है वो उसको इन्फ्लुएंस करके धक्का मार के उधर की तरफ ही ले जाएगी। फिर उसके बाद कोरियोलिस फोर्स या फिर कोरियोलिस बल, और जो एक ढाल उत्पन्न होती है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, जो हमने पढ़ी थी ऐसे करीब 8 सेंटीमीटर की, उससे भी जल के मूवमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है। वर्टिकल वाला हमने बात की, दो ही चीज़ों से ये होता है बेसिकली, सैलिनिटी से और चेंज इन टेम्परेचर, या फिर सैलिनिटी के साथ डेंसिटी भी आप देख सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो हम उधर की तरफ जाएंगे, ठंडा पानी जो है वो ज़्यादा डेंस होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बर्फ़ में परिवर्तित होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर जो भी नमक की मात्रा मौजूद है वो इकट्ठी होती जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा डेंस होगा और जिसकी वजह से वो नीचे डूब जाएगा। दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली महासागर की धाराओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें से एक तो है प्राथमिक बल और दूसरा है द्वितीयक बल। प्राथमिक बल है वो तो इनको शुरू करने में मददगार होता है, कैसे ओशियन करंट शुरू होते हैं। और जो द्वितीयक बल है या फिर सेकेंडरी फोर्स है, ये उस डायरेक्शन को तय करता है जिस डायरेक्शन में ये ओशियन वाटर मूव करता है। तो इस प्रकार से दोनों ही फोर्सेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर प्राथमिक की बात करें तो सौर ऊर्जा का प्रभाव या फिर सोलर इंसुलेशन की बात करते हैं, वहाँ मैंने आपको बताया करीब 8 सेंटीमीटर की ऐसी एक ढाल बन जाती है, जिससे लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड की तरफ इस तरीके से जल प्रवाहित होने लगता है। और ये जो स्लोप है इसमें ग्रेविटी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है। उसके अलावा विंड जो है, जिस डायरेक्शन में वो चलेगी, नीचे का जो जल है उसी डायरेक्शन में वो प्रवाहित होगा। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही इन्फ्लुएंस करती है, यानी परिमाण और उसके दिशा जो है वायु उसको प्रभावित करती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप मानसूनी हवाओं को ले सकते हैं, उसमें क्या सीजनल रिवर्सल हो जाता है। अगर एक सीज़न में हवाएं ऐसी बह रही हैं, दूसरे सीज़न में वो ऐसी बहने लगती हैं, तो उससे जो ओशियन करंट है वो भी इस प्रकार हो जाता है, जो कि पहले इस प्रकार हो रहा होता है। कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल भी ओशियन करंट्स को प्रभावित करते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में जल को दाहिनी ओर घुमाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल को बाईं ओर घुमाता है। और वो घूमेगा क्यों? क्योंकि ऊपर की जो वायु है उस पे कोरियोलिस बल लग रहा है। फिर सेकेंडरी फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे सैलिनिटी और टेम्परेचर आ जाता है। सैलिनिटी, ये सेकेंडरी जो फोर्सेस हैं ये बेसिकली पानी के वर्टिकल मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा कि ये इस तरीके से वर्टिकल मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, अगर यहाँ पे जो जल मौजूद है उसमें लवणता अधिक है, नमक की मात्रा अधिक है, वो अधिक खारा है, तो वो डेंस भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कोई भारी चीज़ ज़्यादा देर तक तैर नहीं सकती, तो वो नीचे की तरफ डूब जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो जगह खाली हुई, उसको भरने के लिए नीचे के लैटिट्यूड से पानी आता है, तो ये इस तरीके से जाएगा। ये एक कन्वेयर बेल्ट बना लेता है। यही आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो ठंडा जल है वो गर्म जल की तुलना में अधिक सघन होता है। जो डेंस वाटर है वो सिंक कर जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। और अपेक्षाकृत हल्का जल जो होता है वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ऊपर की तरफ उठ जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट का निर्माण करता है। तो ये बेसिकली एक इस प्रकार से सरफेस प्लस डीप ओशन करंट्स दोनों के प्रवाह को बताने का प्रयास किया गया। फिर दोस्तों जो दूसरा भाग है प्रश्न का, आपको यहाँ पे अटलांटिक की धाराएं बतानी हैं। तो ये एक है लेब्राडोर धारा जो कि ऊपर से आती है। दोस्तों ये जो होती है ये ठंडी शीत धारा या फिर ठंडी धारा है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है। तो ये कोल्ड करंट है। ये जब यहाँ से आने वाले गल्फ स्ट्रीम जो कि एक गर्म धारा है उससे मिलता है, तो यहाँ ठंडे और माफ़ कीजिएगा, ठंडे और गर्म जल के मिलने से बहुत ही अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स उत्पन्न होते हैं। साथ ही यहाँ पे इन दोनों के मेल की वजह से बहुत कोहरा उत्पन्न होता है और इस क्षेत्र को, जिसको न्यू फाउंडलैंड का एरिया कहा जाता है,
होने वाले ज़्यादा एक्सीडेंट्स की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ता है। यानी इस क्षेत्र में दोनों गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने की वजह से इस प्रकार चारों तरफ कोहरा हो जाता है और यहाँ पे शिपिंग एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में ये एरिया फिशिंग के लिए भी बहुत ही बेहतर एरिया होता है। फिर दोस्तों ये जो गल्फ स्ट्रीम है यही आगे जाकर उत्तरी अटलांटिक अफवाह में परिवर्तित हो जाती है और इसकी एक धारा इस प्रकार से घूम के कैनरी करंट बनाती है या कैनरी धारा बनाती है। इसका नाम पड़ा है यहाँ पे मौजूद कैनरी आइलैंड के नाम पर। अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है या फिर उत्तरी अटलांटिक अफवाह है ये होती है गर्म धारा, क्योंकि ये इसी गल्फ स्ट्रीम का आगे एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे जो नॉर्वे के पोर्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है उन पोर्ट्स को ये विंटर्स में जमने से बचाता है, क्योंकि ये गर्म पानी की धारा है तो ये वहाँ पे बर्फ़ को जमने नहीं देता। तो पोर्ट्स यानी कि वहाँ के नेविगेबल रहते हैं सर्दियों में भी। जबकि उसी सेम अगर आप लैटिट्यूड पे देखें तो रशिया के जो पोर्ट्स हैं वो फ्रोज़न रहते हैं विंटर्स में, यानी वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है विंटर्स में। पर इस क्षेत्र के जो पोर्ट्स हैं वहाँ नहीं बर्फ़ जमती, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक अफवाह जो है वो गर्म धारा के रूप में इस क्षेत्र को गर्मी प्रदान करता है। और दोस्तों ये जो कैनरी करंट है ये एक कोल्ड करंट है। तो ये कोल्ड करंट होने की वजह से ये इस क्षेत्र में जो कि सहारा क्षेत्र है यहाँ पे डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है, यानी इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा सूखा पड़ने लगता है और इसी वजह से इस क्षेत्र में आप डेजर्ट्स पाएंगे। सहारा डेजर्ट आपको यहीं पे मिलेगा। फिर नीचे की तरफ आप देखें तो ये एक ब्राज़ील धारा है जो कि वार्म करंट या फिर गर्म धारा है, और यहीं पे देखिए ये फॉकलैंड धारा आ रही है जो कि एक शीत धारा है। तो जब ये गर्म धारा इस शीत धारा से मिलती है तो यहाँ पे फिर से अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं और एरिया को बाहिया ब्लांका नाम से जाना जाता है। फिर वापस यहाँ पे बेंगुएला धारा आ रही है जो कि एक कोल्ड करंट है, एक ठंडी धारा है। ठंडी धारा होने की वजह से वो वहाँ की ड्राइनेस को बढ़ाता है और इसीलिए इस क्षेत्र में आपको नामीब डेजर्ट मिलता है। तो जो जलधाराएं हैं उससे आप वहाँ पे तट पे मौजूद जो क्षेत्र हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। जो कोल्ड करंट होता है वो बेसिकली क्योंकि ऊपर मौजूद हवा को ठंडा करता है, भारी करता है, इसीलिए हवा ऊपर नहीं उठती। हवा ऊपर नहीं उठेगी तो वो बादल फॉर्म नहीं करेगी और बारिश नहीं होगी। तो जो कोल्ड करंट है वो बारिश के साथ रिलेटेड नहीं है, जबकि स्टेबल वेदर के साथ रिलेटेड है। तो जब वहाँ पे बारिश नहीं होगी तो आप समझिए कितनी ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाएगी, सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ेगा लगातार इसी प्रकार सूखा पड़ता रहेगा तो वो क्षेत्र एक रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र में आपको नामीब रेगिस्तान मिलता है, यहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कैनरी धारा है जो कि कोल्ड करंट है और यहाँ पे बेंगुएला धारा है जो कि फिर से एक कोल्ड करंट या फिर शीत धारा है। तो दोस्तों हम अपना आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस डिस्कशन से आपको हेल्प हो रही होगी और आपको आंसर लिखने में एक क्लैरिटी मिलेगी। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।